I would now like to request Professor Sindhu ma'am to welcome Dean Student Discipline DTU, Professor Narendra Kumar sir. I would also like Professor Sindhu ma'am to welcome Professor Uma Nangia ma'am. Thank you, ma'am. Due to excessive use of gadgets, we have forgotten handwriting. To make the society aware that handwriting is as important as drinking water so as to keep our mind and soul healthy, our next session is about empowering women through the power of handwriting. May I now take the pleasure to invite the trained graphologist, Ms. Pratibha Ambekar ma'am and Ms. Monica ma'am to please come and address the audience. सबको पहले तो जो वुमेंस डे है, औरतों का दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई हो। मैं अपना सारा मैं ऐसा इंटरैक्टिव सेशन करना चाहूँगी कि जहाँ पे हम आपस में ओके नाउ इट्स ओके आई डू इट लाइक दिस इट्स ओके अभी आवाज़ आ रही है ओके सो मैं ये चाहूँगी कि आप सारे क्यूरियस हों, आपको लगे कि ये हैंड राइटिंग से ऐसा क्या हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी को गुस्सा आता है। You are well versed. We are already very curious. Okay, you are already curious. That is so nice of you because इससे मुझे जो मैं डिलीवर करना चाहती हूँ वो अच्छे से डिलीवर होगा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पे कितने लोग लिखते हैं? लिखते हैं? किसको लिखना आता है? किसको लिखना आता है भाई? लिखना आता है? हर रोज लिखते हैं आप? मुझे तो नहीं लगता। ओके या मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग लिखते होंगे। कौन सा लिखना कह रहे हैं? लिखना मतलब ABC कुछ भी लिखो या मोबाइल नंबर लिखो या प्रतिभा घर का राशन लिखो, कुछ भी लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। कंप्यूटर ने और मोबाइल ने सब बता। तो यहाँ पे एक चीज़ प्रतिभा, यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास कॉमन आई कि हमको लिखना तो आता है पर हम लिखते बहुत कम हैं, राइट? तो लेकिन यहाँ पे हम आपको कि क्यों लिखना चाहिए, वाई वन शुड राइट, लिखने से तुम्हारा दिमाग कैसे तेज़ हो सकता है, तुम्हारी मेमोरी कैसे तेज़ हो सकती है, ये दिस इज़ समथिंग जो लोगों को बहुत क्यूरियस करता है, बहुत जानने की इच्छा होती है कि ऐसा भी होता है क्या। तो यहाँ पे आज हम आपको ये बताएंगे कि लिखना क्यों ज़रूरी है। लिखावट जो है हैंडराइटिंग आपकी, हम इसको हैंडराइटिंग इज़ योर ब्रेन राइटिंग बोलते हैं। हम बोलते हैं कि जो आपके दिमाग में चीज़ें हैं वो आपके जब आप लिखते हो, आप चाहते ना चाहते हुए भी आप जो एक एक्सपर्ट है वो उस हैंडराइटिंग को देख के बता सकता है आपकी कि आपके सबकॉन्शियस में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपको गुस्सा आता है कि आप खुश मिजाज आदमी हो, आर यू क्रिएटिव, आपको क्या आर्ट्स पसंद है कि आप क्या लॉजिकल हो, कैलकुलेटिव हो। तो ऑल दोज थिंग्स हमको बहुत अच्छे से हैंडराइटिंग से हम पता लगा सकते हैं। वी अगर हम बोले, हम अंग्रेज़ी में एक चीज़ बोलते हैं, वी डिकोड पीपल बाय डिकोडिंग देयर हैंडराइटिंग। जो एक एक्सपर्ट है, जो एक ट्रेंड ग्राफोलॉजिस्ट होता है, वो आपकी हैंडराइटिंग को देख के वो आपकी पर्सनालिटी को डिकोड कर सकता है, आपके थॉट प्रोसेस को डिकोड कर सकता है। अगर आप बोले कि हमारी भाषा में कहा जाता है कि आपके शब्द झूठ बोल सकते हैं, आपकी हैंडराइटिंग नहीं। अभी ये कैसे है? क्योंकि अगर आप चाहते हो, आप एक नया कॉपी लगाते हो या एक आप नया कुछ भी शुरू करते हो, तो आपका हैंडराइटिंग, आप कहते हो कि नहीं, इस बार मेरे को अपना कॉपी बहुत अच्छा रखना है, मेरे को आई एम गोइंग टू पुट माई इट वेरी नीटली, वेरी नाइसली, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द राइटिंग, लाइक पेपर होता है। लेकिन एज यू प्रोग्रेस यू विल सी दैट यू आर कमिंग टू द सेम पैटर्न, आपका वही लिखावट हो जाता है जो आपका असली में है। तो यहाँ पे क्या है कि 5-10 लाइनें आप उसको प्रिटेंड कर सकते हो,
लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, देन अगेन इट विल बी द सेम। अगर आप देखो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप आंख बंद करके भी लिखो तो आपका फॉर्मेशन वैसा ही आएगा। क्यों आता है? क्योंकि हैंडराइटिंग जो है वो मेरे सबकॉन्शियस में जा चुकी है। अब कोई भी चीज़ सबकॉन्शियस में कैसे जाती है या हमारे दिमाग में कैसे बैठती है? रेपिटेशन से। द मोर वी रेपिटेट, हम रिपीट करते हैं, वो हमारे पर्सनालिटी का एक पार्ट हो जाती है, वो हमें दिमाग में बैठ जाती है। जब वो बैठ जाती है तो वो हम चाहते ना चाहते उसी तरीके से काम करते हैं। तो ये जो हैंडराइटिंग है हमारी, हमारे सबकॉन्शियस से आती है, हमारे दिमाग से आती है। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं दूंगी कि जैसे जब आप नई नई गाड़ी चलाना सीखते हो तो आप बहुत गियर को देखते हो, स्टीयरिंग को देखते हो, 10 चीज़ों को देखते हो। लेकिन जब आप सीख जाते हो प्रैक्टिस करते करते, तब आपको ब्रेक की तरफ नहीं देखने की ज़रूरत पड़ती। ठीक है? तो इसी तरह जब हम राइटिंग सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तो वहाँ पे हम आराम से या बहुत प्रेशर लगा के बहुत तरीके से लिखते हैं। लेकिन जब हमें आ जाता है तो देर हमारे जो सबकॉन्शियस का एक पार्ट है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे हम क्या पसंद करते हैं, नापसंद है, हमारे सोचने का क्या तरीका है, वो सब कुछ हम अपनी हैंडराइटिंग में साथ लेके आते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई किसी का इंसान का दिमाग बहुत तेज़ चलता है, उसकी हैंडराइटिंग भी तेज़ चलती है, राइट? अब हम बोलते हैं 90%, अभी पीछे बात कर रहे थे डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग की, जो हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि उनकी इलेजिबल हैंडराइटिंग होती है। वैसे हमारी इलेजिबल हैंडराइटिंग हम जब बोलते हैं टेक्निकल वर्ड है, जो हैंडराइटिंग पढ़ी ना जा सके। ठीक है? तो यहाँ पे इलेजिबल हैंडराइटिंग जो होती है, उसमें जो लोग यूजुअली लिखते हैं उनका क्या है कि दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है उनके फिज़िकल हाथ से। उनके दिमाग की सोचने की जो स्पीड है वो उनका हाथ कोप अप नहीं कर पाता, उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाता, तो इसलिए इलिजिबल हैंडराइटिंग है। तो आप इस चीज़ से एक एग्जांपल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कि हम एक बंदे की पर्सनालिटी कैसे, हम उसके सोचने का तरीका, उसके काम करने का तरीका, उसकी हैंडराइटिंग को देख के हम लगा सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम एक जो बोलते हैं कि पिनोकियो की तरह नाक बड़ा हो जाएगा जो झूठ बोलेगा, जो हैंडराइटिंग, लेकिन उसका हैंडराइटिंग से वो झूठ नहीं बोल पाएगा। उसका पता चल जाएगा कि ये इंसान किस तरह का है, इसको गुस्सा आता है कि नहीं। बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा कटिंग करते हो, काटते हो, ठीक है, वो काटना क्या दिखाता है? फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, इरिटेशन दिखाता है, ठीक है, छुपाना दिखाता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने बच्चे की हैंडराइटिंग में, ठीक है, हम जब ये चीज़ें देखते हैं तो हम अपने बच्चों को, दूसरों को समझ सकते हैं। तो आज हमने ये वुमेंस डे पे क्यों किया, हमने हैंडराइटिंग के बारे में क्यों, हम अपनी जो महिलाएं हैं उनको इसकी इन्फॉर्मेशन या इसकी नॉलेज देने के बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि ये हमें अपने आप के बारे में हम समझ सकते हैं। जब हम अपने आप को समझेंगे तो हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, हम और अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं पहले। तो आपने अपने बारे में लिखने को नहीं, आई फर्स्ट विल डू दैट सर्कल एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करते हैं कि आपने सर्कल बनाना है। पहले एक बड़ा सा सर्कल, फिर उसका छोटा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, ऐसे आपने उसका साइज़ डिक्रीज करते करते आपने उसको 7 से 8 बार उसके साइज़ को छोटा कर देना है। पहले बड़ा बनाना है, फिर उसका साइज़ छोटा करना है, फिर छोटा करना है, फिर छोटा, नहीं, अलग अलग। ये आप लास्ट में डॉट बनाना है। तो आप देखना कि यहाँ जब आप बना रहे हो तो आपकी ब्रीदिंग कैसी है, आपकी ब्रीदिंग कैसे होती है, और जब आप एक डॉट लगाते हो, लेट देम डू वंस। पहले आप एक्सपीरियंस करो, तो फिर सर्कल्स बनाइए। बड़ा, आप कुछ ले लो, से छोटा। आप कुछ ले लो नीचे रखने के लिए। आप इनको मॉनिटर करो, इधर इनको देखो, इनको टीचर्स को देखो ना। ऐसे लाइन में बनाना, ऐसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। ऐसे हमने छोटा छोटा करते रहना, ठीक है। मेरे साथ बना के मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले हम एक बड़ा सर्कल बनाते हैं। बड़ा सर्कल बनाइए प्लीज।
बड़ा सर्कल, छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए। या बहुत सिंपल काम है, बस सर्कल सर्कल बनाना है। ब्यूटीफुल मैम। सो यहाँ पे दरअसल मैं ये हासिल के बीच में मैं आपका ये चाहती थी कि जब आप बनाएं तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, क्योंकि अगर आप देखें कि जब आप एक बड़ा सर्कल बनाते हो, बड़ी चीज़ बनाते हो, आपका जो बॉडी मसल होता है वो फ्री होता है, राइट? आप उसको बड़े आराम से बनाते हो। लेकिन जैसे जैसे आप उसको छोटा करते रहते हो, आपका जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो नैरो डाउन होता रहता है। सो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग? क्योंकि जब हम बड़ी चीज़ करते हैं तो वहाँ पे हम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, फ्री होते हैं। जब हम छोटा काम करते हैं तो यहाँ पे मुझे कंसंट्रेशन अपना मतलब लेके आना पड़ता है। आई हैव टू ब्रिंग इट टुगेदर। तो जो लोग बड़ी हैंड राइटिंग लिखते हैं वो लोग थोड़े फ्लैम्बॉयंट होते हैं, थोड़े ओपन अप होते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। और ओके, और जो लोग छोटा लिखते हैं, जो छोटा लिखते हैं वो लोगों का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग जो हैं वो लोग किसी चीज़ के ऊपर जब ध्यान देते हैं तो वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस होके काम करते हैं। तो ये एक पर्सनालिटी टाइप है कि जो बड़े लोग बड़ा लिखते हैं, ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं। इसको हम अपने साइज़ की तरह, हम जो हमारी हैंडराइटिंग के साइज़ है उसके साथ कोरिलेट करते हैं कि जो हैंडराइटिंग का साइज़ है वो मेरा कॉन्फिडेंस दिखाता है, मेरी कितनी उस पेज पे ज़रूरत है, मैं मतलब कितनी जगह लेता हूँ, कितने रिसोर्सेज लेता हूँ, उसके बारे में हम वो बताता है। और जो छोटा लिखते हैं वो लोग अपनी जगह को किफ़ायत से यूज़ करते हैं, कंजूसी से यूज़ करते हैं, ठीक है? क्योंकि जो हमारा पेपर होता है वो हमारा रिसोर्स होता है, ठीक है? तो हम जब पेपर की बात करते हैं, मैंने जो अब आपको पेपर दिया है, ये मेरा रिसोर्स है। अगर किसी ने टेढ़ा लगाया तो वो भी उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। जिसने उसको थोड़ा सा यूज़ किया वो भी उसके कैसे वो उसको यूज़ करेगा अपने टाइम को, उसके बारे में बताता है। तो दिस इज़ वन एस्पेक्ट। तो आप जिसने जिसने पेज पे कैसे कैसे अपने सर्कल्स बनाए हैं वो भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ ना कुछ बता के जाता है। अब कुछ सर्कल्स हैं, मैं देख रही थी कुछ लोग क्लॉकवाइज सर्कल्स बना रहे थे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज बना रहे थे, ठीक है? ये भी तुम्हारा जो एक पर्सनालिटी का ट्रेट है कि तुम रिसीविंग करते हो कि तुम क्लोज्ड हो, किस तरह उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी पेन से एक डॉट भी लगाते हो पेपर पे, कहाँ पे डॉट लगाते हो, किस तरह डॉट लगाते हो, कितने प्रेशर से डॉट लगाया, वो भी तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में कुछ ना कुछ बता के जाएगा, ठीक है? अभी हम दूसरा की बात करें, एक और एस्पेक्ट की बात करते हैं। जो हम पेपर, जैसे हम बोले कि एक इंसान है जो सर्कल्स बना रहा है पास पास, एक इंसान है जो एक सर्कल यहाँ बनाता है, एक यहाँ पे बनाता है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप। तो वहाँ पे क्या है, बेसिकली जब हम गैप की बात करते हैं तो ये हमारे इंटरपर्सनल है, लोग हैं। क्या लोग पास पास बैठे हैं, क्या हमने दूरी बनाई हुई है, हम लोगों के साथ कैसा हम
रिलेशन रखते हैं हम, या कैसा उनके साथ हम अपनी कितना शेयरिंग करना चाहते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हर बंदे का अपना एक ऑरा होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट होता है। कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो चिपक के कोई बैठ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, कई लोग होते हैं कि वो अगर ज़रा सा भी यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है तो हमको अनकम्फर्टेबलनेस लगती है कि वाई ये मेरे स्पेस में क्यों आ रहा है। एक होता है कि आर्म्स लेंथ पे रखने की आदत होती है लोगों को। तो द स्पेस बिटवीन द लेटर्स इज गोइंग टू टेल यू हाउ यू आर इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल। तो ये हमारा एक एस्पेक्ट होता है। अभी हम बात करते हैं आपके हैंड राइटिंग। आप कई लोग होते हैं जो बहुत दबा के लिखते हैं, बहुत प्रेशर से लिखते हैं, कई लोग बहुत लाइट लिखते हैं, ठीक है। कई लोग कुछ शब्दों पे प्रेशर डालते हैं, पर्टिकुलर लेटर्स पे प्रेशर डालते हैं। तो यहाँ पे वो लेटर्स जिस पे प्रेशर डाल रहे हैं, बेसिकली प्रेशर हमारा एनर्जी लेवल है। तो कितना एनर्जी है, जो लोग एक एडुक्वेट अमाउंट ऑफ प्रेशर डालते हैं उनकी ज़िंदगी लंबी होती है, क्योंकि क्या है आपका जो प्रेशर है, आपकी क्या है, एनर्जी है, लाइफ फोर्स है। कितना लाइफ फोर्स मेरे अंदर है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़िंदगी के लिए मुझे लाइफ फोर्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो अ सर्टन अमाउंट ऑफ प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड, मुझे चाहिए है उसका उतना अमाउंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो ये आपको एक और जो दिलचस्प चीज़ है, आपको अपनी सेहत के बारे में भी पता चलता है प्रेशर से, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें कि बच्चे, छोटे बच्चे यूजुअली जब लिखते हैं, नहीं इट्स ओके, छोटे बच्चे जब लिखते हैं तो उनकी हैंडराइटिंग में आप देखोगे जब वो सीख रहे होते हैं प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटों बच्चों में एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर आप ये नोटिस करें कि किसी बच्चे को हुज ऑफ अ यंगर एज और उसकी हैंडराइटिंग में प्रेशर कम है, तो वो देख के आपको समझना चाहिए कि उसको कुछ मेडिकल इशू है वहाँ पे, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल वहाँ पे डाउन है। ये एक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को सिर्फ उसका मेंटल हेल्थ का नहीं पता चलता है, हमको उसका फिजिकल हेल्थ का, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड, ठीक है। तो हम इसको मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों का पता चलता है। तो यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है, ये एक एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारे दिमाग से आता है। क्यों लिखना ज़रूरी है? लिखने से बहुत सारे ऐसे रिसर्चेज हुए हैं कि तुम्हारा जो दिमाग बच्चे का तेज़ होता है। आजकल जो हम बात कर रहे थे, जब सबसे पहले बात हुई कि हमको मतलब हम क्यों लिख रहे हैं ना, हमको तो गैजेट लैब या टाइपिंग, हमको डिजिटल मोड है, लेकिन ये फैक्ट है कि जैसे हमारा एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ट्रिगर्ड, जो हमारे याददाश्त के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, हमारे जो कॉग्निटिव बिहेवियर है, अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, डिकोडिंग एंड कोडिंग ऑफ मैसेजेस, क्योंकि ये टेक्निकल है कि हम कैसे किसी चीज़ को समझते हैं और कैसे हम उस समझ के उसको आगे उसको डिकोड करते हैं, उसके बारे में भी ये बताता है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी मेमोरी को शार्प करता है। तो जो अभी बात कर रहे थे प्रतिभा मैम कि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा लिखना ज़रूर चाहिए अपने माइंड को करने के लिए। अब जैसे अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, हम पार्किंसंस की बात करते हैं। पार्किंसंस में क्या होता है, हाथ कांपता है या एनी पार्ट ऑफ द बॉडी स्टार्ट शेकिंग, ठीक है। वहाँ पे क्या है, वो एक न्यूरो डिसऑर्डर है, ठीक है। वहाँ पे तुम्हारे नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रखता। लेकिन सबसे आसान तरीका पार्किंसंस का अगर मैंने अर्ली डिटेक्शन करना है, वो किसी की हैंडराइटिंग के थ्रू है। क्योंकि अगर एक माइनर सा भी ट्रेमर आता है मेरी हैंडराइटिंग में, वो सबसे जल्दी मेरी हैंडराइटिंग में आएगा, देन इट विल बी, जब वो ज़्यादा विजिबल हो जाएगा तब वो बाकी चीज़ों में दिखेगा। तो पार्किंसंस के लिए अगर डायग्नोस्ट के लिए मतलब हैंडराइटिंग इज़ द बेस्ट टूल। एनी काइंड ऑफ न्यूरो डिसऑर्डर्स जो हैं उसके लिए हैंडराइटिंग बहुत जगह यूज़ होती है, क्योंकि जब हम एक बीमार अवस्था में होते हैं तो हमारा ग्रिप चेंज हो जाता है, हमारे मसल मूवमेंट चेंज हो जाता है। तो कहाँ पे एक एक्सपर्ट जो है वो कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है उसको देख के वी कैन टेल कि इस बंदे को यहाँ पे ये इशू आ रहा है, ठीक है। अब जैसे एक हम बात करते हैं ओ के बारे में। लेटर ओ, जो लेटर ओ होता है, हम अपने सर्कल्स कैसे बनाते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि एक पेज जो है वो मेरा टाइम है, वो मेरा रिसोर्स है,
मैंने आपको एक पेज दिया और मैंने बोला कि आप इसको देखो कैसे इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब आप चाहो तो आप सेंटर में बना सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आप एक कॉर्नर पे लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, दाएं लिख सकते हो, बाएं लिख सकते हो, छोटा लिख सकते हो, बड़ा लिख सकते हो, आपके पास सारा चॉइस है, आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओ है, ओ लेटर ऐसा है कि बहुत सारे शब्दों का इंग्लिश वर्ड में वो बेस होता है। ओ से ए बनता है, सी बनता है, डी बनता है, जी बनता है, तो बहुत सारे लेटर्स हमारे ओ से बनते हैं। जो ओ लेटर है ये हमारे ऑक्सीजन के बारे में भी है, क्योंकि जो पेज है वो मेरा क्या है, वो मेरा टाइम भी है, मेरा रिसोर्स भी है, मेरा लाइफ भी है, मेरा ऑक्सीजन भी है। अगर इफ़ आई कम इन टू दिस वर्ल्ड, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ब्रेथ चाहिए। तो जब क्या है, मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ एक पेज पे, मैं उतना ऑक्सीजन, हवा में पूरा ऑक्सीजन है, लेकिन जब हम सांस लेते हैं वी टेक दैट पोर्शन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर लाइफ फोर्स। हम उतना ही ऑक्सीजन लेते हैं जो हमारे लाइफ फोर्स के लिए होता है। तो जो ओ लेटर है वो मेरी ऑनेस्टी भी बताता है, मेरा ऑक्सीजन लेवल्स भी बताता है, ठीक है, वो मेरी इंटेंशन भी बताता है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये इतना वाइड सब्जेक्ट है कि अगर मैं एक लेटर को समझाने लगूँ तो मैं आधा घंटा। सब लोग ना अपने बारे में कुछ 2 लाइन लिखिए, अपने बारे में 2 लाइन लिखिए, अपने बारे में, राइट अबाउट योरसेल्फ, एंड अपना सिग्नेचर कीजिएगा उसमें। जिसको हिंदी में आता है वो हिंदी में लिखे, कोई मुश्किल नहीं है। जिसको जिस भाषा में आता है वो उस भाषा में लिखे। अब ये हमारे पास नीलिमा मित्तल जी का सैंपल है, राइट। अब इसमें एक चीज़ है कि ये अपना जो आई डॉट लगाते हैं वो डॉट नहीं लगाते, सर्कल लगाते हैं, ठीक है। अब इस आई डॉट को देख के मैं ये बता सकती हूँ कि शी इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, प्लस शी इज़ ऑल्सो एन अटेंशन सीकर, ठीक है। इनको अपने ऊपर अटेंशन पसंद है, किसको ठीक है। पसंद आज की डेट में? पसंद है, सबको ही पसंद है आज की डेट में। एनर्जी लेवल्स इनके बहुत अच्छे हैं। इफ़ यू सी द स्पीड इन द हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटिफुल। मतलब एक हैंड राइटिंग से मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ जितना लिखा हुआ है, क्योंकि इनके सिग्नेचर में और जिस तरह ये नाम लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखो हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखो, ये बहुत बड़ा साइज है, अच्छा साइज है, और ये देखिए, कैन एवरीबॉडी सी? अब इन दोनों के सोच के तरीके से, लिखने के तरीके से आप इनकी सोच के बारे में बता सकते हैं कि ये जो इंसान है, ठीक है, ये बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड है। मतलब ये कुछ भी पैसा ऐसे ही खर्च नहीं करेगा इंसान। ये जो इंसान है जो बहुत छोटा लिख रहा है, ये बाल की खाल भी निकाल सकता है। बाल की खाल का निकालने का मतलब है कि जैसे अगर इनको ऐसा जॉब दिया जाए जो क्रिटिकल हो, कि इनको बोला कि अब तुमने ये पेंट है, दीवार हो रही, और इस दीवार पे तुमने कोई गलत ब्रश नहीं जाना चाहिए, शी विल बी वेरी वेरी गुड फॉर दैट जॉब, कि वेयर शी कैन टेक आउट फ्लॉज एट अ वेरी गुड लेवल। ये अपने रिसोर्सेज बहुत कंजूसी से यूज़ करेंगे, बहुत कुछ भी ऐसे नहीं खरीदेंगे, ठीक है। सो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पर इनका कॉन्फिडेंस लेवल, ये अपने आप को कम रखते हैं, अपने आप को दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। यहाँ पे क्या है कि इनका पब्लिक प्रेजेंस बहुत अच्छा है। जब ये किसी पार्टी में जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, तो इनका जो प्रेजेंस है
ठीक है, इनकी जो पर्सनालिटी है, इट इज़ नॉट अबाउट कि ब्यूटी है, पर एक अपना एक किसी का एक ऑरा होता है, तो शी विल बी विजिबल इन दैट क्राउड. दैट इज थ्रू द हैंड राइटिंग आई कैन टेल दिस. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन. सो यहाँ पे मैं जिनका सैम्पल देख रही हूँ, इनका जो है कि इनका जो फ्लो ऑफ थॉट है, जो एक से दूसरे से कनेक्ट करना है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड. ठीक है, फ्लोइंग फ्रॉम वन थॉट टू अनदर, जो कनेक्शन होता है, जैसे हम कोई चीज़ सोचते हैं, एक होता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होता है. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर हम उसको बोलते हैं जिसकी हैंड राइटिंग टोटली डिसकनेक्टेड हो, कि बिल्कुल कुछ भी अक्षर जुड़ते नहीं हैं. तो स्पीड और जो हमारा होता है कि किस स्पीड से मैं लिख रहा हूँ और कैसे मेरे फ्लो आ रहा है, उसके मुताबिक आई कैन टेल दैट शी इज़ वेरी वेरी, यहाँ पे उनका जो सोचने का फ्लो है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड. वो बंदा ना, आई टेल यू, मैं 2 मिनट इसका बताती हूँ, आई टेल यू. राइट, तो वन थिंग दैट इज़ देयर. The other thing that I can notice there is, because of the flow of the thought and the speed in the handwriting, there is a little bit of irritation that is happening there. इनको ध्यान लगाने में, concentration करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता होगा. मैम प्लीज, बिकॉज आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद द थिंग, बिकॉज अदरवाइज पब्लिकली it has to be a more goody thing, but I'm at this point of time just seeing things. Yeah, good. So हम कहाँ पे डॉट लगाते हैं, किस तरह डॉट लगाते हैं, हम टी क्रॉस कहाँ पे करते हैं. टी जो लेटर होता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर. मैं टी को अपने कहाँ पे क्रॉस करती हूँ. कई लोग क्रॉस करते हैं बिल्कुल नीचे, स्टेम लगाते हैं बिल्कुल नीचे क्रॉस करते हैं. कई लोग करते हैं बीच में, कई लोग करते हैं उसको टॉप पे, और कई लोग उसको करते ही नहीं, ऊपर हवा में होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो टी बार है, वो मेरे सेल्फ एस्टीम को भी बताता है, मेरे गोल्स को भी बताता है. मैं अपने लिए क्या स्टैंडर्ड सेट करती हूँ, मैं अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करती हूँ. ठीक है, यहाँ पे एक बात समझनी है कि कुछ भी राइट एंड रॉन्ग नहीं है. ऐसा नहीं है कि जी तुम्हारा टी बार नीचे है तो घर जाके उसको ऊपर कर दो, क्योंकि अगर ऊपर कर दोगे तो वो एंग्जाइटी दे जाएगा, तुम्हारे को बैक मार जाएगा. राइट, बिकॉज उसमें और भी बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं जो हम आपस में देख के उसको फिर एनालिसिस करते हैं. देयर आर नो राइट्स एंड रॉन्ग्स इन द हैंड राइटिंग. कुछ गलत नहीं होता है. हमारा एक पर्सनालिटी टाइप है. अगर सपोज मुझे हैंड राइटिंग में एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, उसको अगर नॉर्मली बोले तो गुस्सा होगा, लेकिन शायद मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा हो कि मुझे गुस्से की रिक्वायरमेंट है. इसी तरह झूठ बोलना एक नेगेटिव ट्रेट है, लेकिन अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ, डिप्लोमैट हूँ, तो मुझे वहाँ पे वो ट्रेड चाहिए. अगर मैं सारा सच बोल दूंगा तो फिर कहते हैं ना, सीधे पेड़ सबसे पहले कटते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इट ऑल डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल यू आर हैविंग, एंड वो आपको क्या ग्रो करने में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, क्या वो आपके लिए एक हिंड्रेंस है कि नहीं है. ओनली देन यू चेंज ट्रेड्स इन योर हैंड राइटिंग. ये एक बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ है. लोग कि अगर यहाँ पे, अगर मैंने सपोज अपना टी बार पहले मैं लगाती थी बिल्कुल नीचे ज़मीन पे, और मैंने उसको घर जाके मैंने बिल्कुल हवा में लगाना शुरू कर दिया, उससे मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता है. इतना स्वेयर है, क्योंकि मेरा एंग्जाइटी लेवल इतना मैंने एकदम से हाई कर दिया अपने से. अगर मेरे सपोज आते थे पहले 20% मार्क्स, और अब मैंने अपने बोला कि अब तो मैं 100 लेके आऊँगा, तो वो 100 लाने के लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, ग्रेजुअली स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे. तो अगर मैं एकदम से बोलूं कि आज मेरा टारगेट छोटे स्टेप्स ना लेके 100 पे जाना है, 100 की स्पीड पे ड्राइव करना है, जो गाड़ी पहले 20 पे चलती थी, तो उसके क्रैश डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हैंड राइटिंग, कैसे आपके हैंड राइटिंग से क्या पता चलता है. दिस वन, These 2 pages. ओके. निधि पांडे.
हाँ जी मैम, ओके ये देखिए ये सैंपल है। अगर इस सैंपल में देखें इनकी हैंडराइटिंग का साइज इनके सिग्नेचर के साइज से डिफरेंट है, दिख रहा है? ठीक है, सिग्नेचर इनका छोटा है और हैंडराइटिंग बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि जब ये पब्लिक डोमेन में आते हैं, व्हेन शी कम्स इन द पब्लिक डोमेन, ये वहाँ पे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है। अदरवाइज अगर ये अकेले में है, इफ़ यू से शी इज़ विद हर सेल्फ, शी इज़ प्रिटी गुड विद हर सेल्फ, वहाँ पे इसका कॉन्फिडेंस है। लेकिन जब पब्लिक डोमेन में आई तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, ये अपने आप को वहाँ पे श्रिंक कर रही है, अपने आप को वहाँ पे छुपा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू पोटेंशियल जो ऐसे इंसान का है वो लोगों को नहीं दिखता है। ठीक है, लो सेल्फ एस्टीम होती है, अपने बारे में पब्लिक इमेज में आके ये कम मांगते हैं। ठीक है, तो आप अगर अपना सिग्नेचर अपने सेम साइज का करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक और चीज़, सिग्नेचर क्या होता है? व्हाट इज योर सिग्नेचर? योर सिग्नेचर आप क्यों करते हो कि जब आपकी प्रेजेंस आप नहीं हो वहाँ पे, ओके, तो वो आपके होने का वहाँ पे एक एहसास है। यू लीव अ स्टैम्प कि व्हेन यू आर नॉट देयर द सिग्नेचर इज रिप्रेजेंटिंग यू, वो आपका एक एक्सटेंशन है। आप सोच समझ के सिग्नेचर डिज़ाइन करते हो, तो सिग्नेचर आप जो करते हो वो आपका पब्लिक इमेज होता है। आप लोगों को कैसे अपने आप को दिखाना चाहते हो वो होता है। तो हैंडराइटिंग मैम का, अच्छा मैडम एक चीज और पूछना था। हाँ जी, कुछ लोगों के सिग्नेचर बहुत इजी होते हैं, कुछ के कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसका भी कुछ है? सी यहाँ पे ना जब हम ये बात करते हैं, यूजुअली जिनके बहुत कटिंग वाले या इलेजिबल सिग्नेचर्स होते हैं और उनकी हैंडराइटिंग बहुत साफ़ सुथरी होती है, ऐसे लोग अपने आप को पब्लिकली दिखाना नहीं चाहते, अपना ट्रू सेल्फ दिखाना नहीं चाहते हैं। वो अपने आप को वहाँ पे एक लोगों की इमेजिनेशन के लिए छोड़ना चाहते हैं कि अब तुम इमेजिन करो मैं क्या हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो इलेजिबल सिग्नेचर करते हैं, दे वांट टू कंफ्यूज अदर पीपल व्हाट दे आर, दे डोंट वांट टू गिव देयर ट्रू इमेज टू अदर पीपल, शो देम सेल्फ देयर ट्रू सेल्फ। और अगर ये बोले कि जो लोग जैसे अपना नाम लिखते हैं वैसे ही सिग्नेचर करते हैं, दैट इज वहाँ पे क्या है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ऐसे लोग जो अंदर होते हैं वही बाहर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वहाँ पे यहाँ पे गुड और बैड की बात नहीं है, वो ट्रेड्स अलग हैं। यहाँ पे अगर मेरा कुछ भी मेरा पर्सनालिटी है, ठीक है, जो जैसे अगर मैंने मोनिका बंसल लिखा और मैं वैसा ही सिग्नेचर करती हूँ, अगर आप देखो कि वहाँ पे सेंस ऑफ क्लैरिटी होती है। आई एम वेरी क्लियर, एक एक अक्षर क्लियर है। मैंने उसको अपना नाम लिखने के लिए पूरा उसको एफर्ट लगाया है। आई हैव पुट इन एन एफर्ट टू मेक ऑल द फॉर्मेशंस क्लियर इन माई नेम वेयर आई एम शोइंग व्हाट आई एम। तो यहाँ पे ये जो सिग्नेचर है वो तुम्हारी पब्लिक इमेज है। किस तरह सिग्नेचर, अब कई लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर करके काट देते हैं, जो एक नॉर्मल है, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपनी आइडेंटिटी को स्लैश कर रहे हैं। गलत है वो। ठीक है, अब कई लोग होते हैं, 90% ऑफ द पीपल क्या करते हैं, सिग्नेचर को सर्कल कर देते हैं। प्रतिभा, वी कैन डू दैट। नीचे लाइन लगा देते हैं, ऊपर लाइन लगा देते हैं, मतलब इतनी वियर्डिटी होती है कि मैं बॉक्स बना देते हैं, सिग्नेचर बॉक्स का ही पूरा कर देते हैं इस हिसाब से। ठीक है, अब वहाँ पे हमें ये देखना है कि एज एन एनालिस्ट कि वहाँ पे वो क्रिएटिविटी तो पार्ट आती है। जैसे अभी मैं विजय जी का सिग्नेचर देख रही थी जिसमें बहुत स्पीड और क्रिएटिविटी थी, उन्होंने उसको बहुत सर्कल्स बना बना के सिग्नेचर करते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पीड, क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस, फ्लैम्बॉयंसी, वो सब चीज़ें वहाँ पे आती हैं। अब कहाँ पे क्या सर्कल बनता है, कहाँ पे क्या प्रेशर डलता है, ठीक है। हाँ जी मैम, जैसे कि कई लोगों की राइटिंग अच्छी होती है लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, और कई लोगों को पढ़ना आता है, मतलब उतना सही से लिखने नहीं आता, मतलब सामने कुछ है वो नाम इंग्लिश में हिंदी में पढ़ लेता है लेकिन राइटिंग सही नहीं होती। ये मैं पूछना चाहती हूँ, मतलब ऐसे क्यों? पढ़ना नहीं आता और लिखना आता है? नहीं 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 नहीं, पढ़ना आता है, लिखना नहीं आता, दैट मीन्स दे माइट बी सम प्रॉब्लम। राइटिंग अच्छी नहीं होती।
देखो अच्छी अभी हम अच्छी बुरी हैंड राइटिंग के बारे में क्या है कि कुछ हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, बुरी नहीं होती। ये नहीं पूछना जैसे ये नहीं इसको पढ़ नहीं पाती है, जो भी देखती है अच्छा राइटिंग है इसकी, तो ये कभी कभी मेरे से पूछती है कि मतलब ये पढ़ के बताए क्या है, जो मेरी राइटिंग नहीं है इसके मुताबिक। आपके मतलब देखो इसका मतलब ये है कि वो आर्ट में अच्छी है, वो वहाँ पे उसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसको पढ़ना नहीं आता है लेकिन वो उसको फॉर्मेशंस करने अच्छे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने कम उम्र में पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। तो जब पढ़ाई नहीं करी है तो इसलिए पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उनके अंदर एक कला है, ठीक है, आर्ट है, वो उनकी बहुत अच्छी है। हाँ वही बात। Now we can find it out by जस्ट तो अभी जस्ट गिव मी अ मिनट, ये लास्ट है, मैम ने दिया। सो ये मीनाक्षी जी का है। ये सिग्नेचर, ये वाली हैंडराइटिंग में एक ट्रेड जो बहुत हमें देख के मिल रहा है कि इनकी जो सोच है वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा है। ये अपने गोल जो है, इनका दिमाग जो दौड़ता है ना, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी, मेरे को ये करना है, ये वाला थॉट प्रोसेस ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि आप अपने प्रेजेंट में नहीं हो। अगर आप अपने प्रेजेंट में आ जाओगे तो आपके साथ ज़्यादा अच्छा होगा। फ्यूचर में भागने से क्या होता है कि एंग्जाइटी होती है, क्योंकि मैं अपने आज से जो भी मैं अपने गोल्स कर रही हूँ वो आज में कनेक्टेड नहीं हूँ, ठीक है मैम। ये हम बात नहीं करेंगे, मैं जस्ट बिकॉज ओके। मैं आपको एक इससे भी इंटरेस्टिंग, हिंदी वाले इधर है मैम। हिंदी वाले जो हिंदी का जो होता है ना बेसिकली, क्योंकि हिंदी कम लोग लिखते हैं, तो हिंदी में जो हमारी शिरोरेखा होती है वो हमारी क्या होती है, हमारा एक बेस होता है। हाँ, तो हम शिरोरेखा लगाते हैं नहीं लगाते, स्पीड है, शब्दों में अंतर क्या है, वो सेम तरीके से ही काम करता है जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश हैंड राइटिंग। क्योंकि जो कुछ चीज़ें हैं प्रेशर चेंज नहीं होता, चाहे मैं कोई भी लैंग्वेज लिखूं, ठीक है, मेरा साइज जो होगा लेटर का वो भी सेम होता है हिंदी और इंग्लिश में। सिर्फ एक जो डिफरेंस आता है लैंग्वेज की, जब हम बात करते हैं दोज लैंग्वेजेस विच आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, हम यूजुअली जो लिखते हैं लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, सॉरी, एंड जो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं वहाँ पे हमारा एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अदरवाइज कोई भी जो लैंग्वेज जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, ठीक है, उसका सेम इंग्लिश की तरह ही एनालिसिस होता है, क्योंकि जो हमारे ट्रेट्स हैं, प्रेशर है, साइज है, कटिंग है, जो भी हमारे जिसको हम गेस्टॉल मेथड बोलते हैं, बता दो ना फॉर ठीक है। अगर हिंदी में देख लो, अगर आप त लिख रहे हो और आपने पहले लाइन डाला और फिर आपने ऐसे बनाया, तो इसका ये मतलब होता है कि आपको सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। और अगर आपने पहले ही कर्व बनाया और फिर लाइन डाला, तो इसमें आपको जरूरत कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ इट गोस। ओके, सो यूजुअली तो इसमें पहले वही बनाते हैं ना, स्ट्रेट लाइन। नहीं, ये बहुत लोग बहुत डिफरेंट है, ऐसा मत सोचो कि जैसे आप करते हो वैसे ही है। जो सिखाया जाता है, जो स्कूल में सिखाया जाता है, अगर आप देखो कि जब हम स्कूल में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो सबको सेम तरीके से ABC क ख ग सिखाया जाता है। लेकिन जब हम लोग 10-12 साल के, व्हेन वी गो इनटू बिगर क्लासेस, हमारी हैंडराइटिंग का एक पर्टिकुलर स्टाइल हो जाता है, पर्टिकुलर साइज आ जाता है, क्योंकि जो सिखाया जाता है वहाँ पे क्या है कि वो कार वाला सिस्टम आ गया कि अभी तो मैं गियर कैसे शिफ्ट लगाऊंगी उसमें ध्यान है मेरा, ठीक है। लेकिन जब मैं बड़ी होती हूँ, रेपिटेटिव होता है, तो मेरे सबकॉन्शियस जो है वो वहाँ पे उसका एक पार्ट रिफ्लेक्शन मेरे थॉट प्रोसेस का मेरी हैंडराइटिंग में आता है। तो यहाँ पे अभी ये जो सैम्पल है, अगर इसमें देखें, इनकी इस सैम्पल में जो लाइंस हैं वो ऊपर को जा रही हैं, दिख रही है, लाइंस ऊपर को जा रही हैं। तो ऐसा बंदा ऑप्टिमिस्टिक होता है, ठीक है, ऐसा बंदा आशावादी होता है, ठीक है, एनर्जेटिक होता है, वो जल्दी से होप नहीं छोड़ता, वो अपने फ्यूचर के बारे में लेके होपफुल होता है। अगर हम बोलें कि उल्टा, अगर ये लाइनें नीचे को जाती हैं जिसकी, वो बंदा पेसिमिस्टिक हो जाता है, उसको ऐसे लगता है कि यार कुछ ठीक नहीं हो रहा है, चीज़ें ठीक नहीं हैं। इसीलिए हम कभी भी जो बात करते हैं हम कहते हैं कि
हैंड राइटिंग अपलिफ्ट पे हो, सिग्नेचर हल्के से अपलिफ्ट पे हो, पर हवाई जहाज नहीं बनाना है, ठीक है? हवाई जहाज बना देंगे तो वो हमारे को उल्टा, जैसे मैंने बताया, एंग्जाइटी दे जाएगा। एक क्वेश्चन है, या मैम, जैसे ब्लैंक अगर बोर्ड होता है उस पर अगर किसी को राइट अप करने के लिए कहो तो मोस्टली ज़्यादातर लोगों की हैंड राइटिंग डाउन टू अबव जाती है, मतलब जैसे आप बता रहे हो सेम एज इट इज ऐसे राइज करती है, स्ट्रेट नहीं जाती है या फिर लोअर पे नहीं जाती है। मोस्ट ऑफ कॉमन लोगों ऐसा नहीं है। जो ये आप देखो, मोस्ट ऑफ द कॉमन नहीं होता है। आप अगर देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डाउन भी लिखते हैं, उनका कभी ऊपर जाता ही नहीं है। उनके कई लोगों की लाइन की स्टेबिलिटी नहीं होती है, एक अक्षर यहाँ जाता है, एक अक्षर ऐसे जाता है। बेस लाइन्स वेवी होती हैं हमारी लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं कि अगर मैं मोनिका भी लिख रही हूँ एक अक्षर, तो उसमें मेरा MO एक लेवल पे है, N ऊपर चला गया, K कहीं और आएगा, A कहीं और आएगा, वो इंस्टेबिलिटी है, ठीक है? वो वहाँ पे मेरा जिसको कहते हैं कि मेरा एक बेस नहीं है, मेरा एक धर नहीं है, ओके? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप मोस्ट ऑफ द, बिकॉज यू हैव सीन दैट, ठीक है, आपने वैसा देखा है तो आप उसको मोस्ट ऑफ द टाइम वो बोल रहे हो। लेकिन अगर जब आप हैंड राइटिंग में आओगे, अगर ये सीखते हो आप कला, और आप देखोगे कि आप ऑब्जर्व करने लगोगे, तो आप बोलोगे हाय ऐसे भी लिखता है कोई, ऐसे भी लिखता है कोई, आई का फॉर्मेशन ऐसा भी है, एफ ऐसा भी लिखता है, ऐसा कौन लिखता होगा, ठीक है? तो देयर इज़ लाइक यू विल फाइंड, जब लोग, क्योंकि जब जिनकी स्पीड होती है, कई लोग स्लो लिखते हैं, कई लोग अपने टाइम वेस्टेज ना करने के लिए अपना डिफरेंट फॉर्मेशंस करते हैं। तो यहाँ पे एक और, इससे भी और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी तो हमने बात की हैंड राइटिंग एज अ डायग्नोस्टिक टूल। डायग्नोस्टिक टूल मीन्स कि हम अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को कैसे समझ सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को कैसे जान सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि हम अपनी हैंड राइटिंग के द्वारा अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं, उस चेंजेस से हम अपने आप को, अगर मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, या मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो रही हूँ, या मेरे थॉट्स क्लियर नहीं हैं, ठीक है, या बहुत सारी और इश्यूज़ भी हैं जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें, ये एक बहुत सीरियस है टॉपिक, जहाँ पे हम ADHD बच्चे, अगर ADHD बच्चे होते हैं जिनको हाइपर एक्टिविटी होती है, या जिनको ऐसे बच्चे जिनको समझने में प्रॉब्लम आती है, तो जो हैंडराइटिंग में जो पैटर्न्स हैं, चेंजेस हैं, हम उनके साथ काम करके हम उनकी वो प्रॉब्लम्स भी ओवर द पीरियड ठीक करते हैं, हम उनमें भी चेंजेस लेके आ सकते हैं। आई हैव वर्कड, अगर आप मुझे बोलो कि मैंने कैसे लोगों के साथ काम किया है, मैंने बच्चों के साथ काम किया है, मैंने एल्कोहलिक्स के साथ काम किया है, ठीक है, मैंने पार्किंसंस के लोगों के साथ काम किया है। तो अगर ये बोले कि इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे तो हमने एक डायग्नोस्टिक पार्ट दिखाया, अभी जो हम उसको अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आज के वेबिनार सेमिनार की सबसे बड़ी जो टेक अवे होगा, जिसको हम बोलें कि आप जो लेके जाओगे यहाँ से, वो ये जो प्रतिभा जी अभी बताएंगे, हम एक यूनिवर्सल 3 पैटर्न्स हैं जो हम देते हैं, और उसके बारे में अब प्रतिभा जी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।